1 महीने तक जब उसने अपने पति को घुटनों पर बैठकर माफी मांगते नहीं देखा तो अपनी फर्स्ट लव के साथ रह रही पत्नी को आखिर कुछ अजीब लगा। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, मैंने जानबूझकर डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन किया था ताकि उसे लगे कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्या उसने कोई ड्रामा नहीं किया? लेकिन असिस्टेंट खुद कंफ्यूज्ड था। उसने कहा, प्रेसिडेंट, मिस्टर गू को आपसे डिवोर्स लिए 2 महीने हो चुके हैं, क्या आपको पता नहीं था? यह सुनकर सू मेंग्याओ को अचानक 3 महीने पहले की बात याद आई जब उसने 99वीं बार अपने फर्स्ट लव के लिए मुझे डिवोर्स देने पर मजबूर किया था और मैंने हंसते हुए साइन कर दिया। लेकिन इस बार वह थोड़ी कंफ्यूज्ड थी क्योंकि उसे लगा था कि मैं पहले की तरह बस एक्टिंग कर रहा हूँ। वह ब्लैंक फेस के साथ कमरे में वापस आई और कोल्ड वॉर जारी रखा। मुझे गुस्सा दिलाने के लिए वह अपनी बेटी को सीधे अपने फर्स्ट लव के घर ले गई। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुआ। उल्टा मैं उस डिवोर्स अग्रीमेंट को लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो चला गया। वहां जाकर मैंने लीगल एडवाइस ली। जवाब साफ था, जैसे ही मैं साइन करूंगा मैरिज ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। मैंने थैंक यू कहा, एक लेटर लिखा और घर लौट आया। दरवाजा खोलते ही कुछ फोटोज नीचे गिर गए जिनके शार्प एडजेस मेरे चेहरे को छू गए। मैंने फैमिली फोटो उठाकर देखा लेकिन उसमें मैं नहीं था। उसमें मेरी पत्नी सू मेंग्याओ, मेरी बेटी आया और उसका फर्स्ट लव सॉन्ग ये चेन थे। फोटो में उनकी हंसी इतनी खुश थी कि जैसे वो एक परफेक्ट फैमिली हो। आज मेरा बर्थडे था और हमारी शादी की 5th एनिवर्सरी भी, लेकिन सू मेंग्याओ ने झगड़ा करने का बहाना बनाकर मुझे घर पर ही रहने को कहा और खुद बेटी को लेकर चली गई। बाद में मैंने उनके सोशल मीडिया पर देखा, तीनों अमेंसमेंट पार्क में एंजॉय कर रहे थे। एक फोटो में सू मेंग्याओ घुटनों के बल बैठकर सॉन गीचेन की पैंट ठीक कर रही थी। वो सीन मेरे दिल में तलवार की तरह चुभ गया। मैं इतना टूट गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने सोचा था कि मैं इस फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ एक आउटसाइडर था। मैं केक के सामने बैठा रहा, कैंडल्स जल रही थी और धीरे धीरे मेरी दुनिया अंधेरी होती गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी लाइट्स ऑन हुई और सू मेंग्याओ और याया घर लौट आए। मुझे देखते ही उसने गुस्से में गिफ्ट बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया और बोली, तुमने खाना ऑयली क्यों बनाया? तुम्हें पता है मैं लाइट फूड खाती हूँ। मैंने धीरे से कहा, सॉरी, दोबारा नहीं होगा, और गिफ्ट बॉक्स खोला। अंदर एक सस्ता सा वॉच था, जबकि असली एक्सपेंसिव गिफ्ट X200 किसी और के लिए था। वह और गुस्सा हो गई। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फैमिली को सपोर्ट करती हूँ और तुम कुछ नहीं करते। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आज रात तुम वेयर हाउस में सोओगे जब तक अपनी गलती समझो। मैं चुपचाप अंदर चला गया। तभी मेरी बेटी याया बोली, आज मैं मिस्टर सॉन के साथ गई थी, बहुत मजा आया। तुम तो बस नैनी हो, मम्मी से डिवोर्स लो और यहाँ से निकल जाओ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। एक 5 साल की बच्ची ऐसा कैसे बोल सकती है? लेकिन सच्चाई ये थी कि पिछले 6 महीनों में सॉन गीचेन ने उसे धीरे धीरे मेरे खिलाफ कर दिया था। मैं वेयर हाउस में गया जो घर का सबसे गंदा हिस्सा था, लेकिन यही मेरी एकमात्र सेफ जगह थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता था। मैंने सू मेंग्याओ का गिफ्ट ट्रैश में फेंक दिया और ड्रॉअर से डिवोर्स पेपर्स निकाले। मैंने पेन उठाया और साइन कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं मांगा, न पत्नी, न बेटी, न ये घर। 7 साल की मेरी सारी फीलिंग्स उसी पल खत्म हो गई। मेरे अंदर एक अजीब सा रिलीफ आ गया। रात को जब मैं सोने जा रहा था, अचानक किसी ने मेरी कमर को छुआ। मैंने आंखें खोली, सू मेंग्याओ थी। उसकी आंखों में डिजायर था। पहले मैं हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करता था, लेकिन आज मेरे अंदर कुछ भी फील नहीं हुआ। मैंने उसका हाथ हटाया और आंखें बंद कर ली। वह गुस्से से कांपने लगी। क्या तुम अभी भी उस बात से नाराज हो? मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाई कांट यू लेट इट गो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में चली गई और बोली, अगली बार मुझसे माफी मत मांगना। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहले मैं उसे मनाने के लिए कुछ भी कर देता था, लेकिन अब मेरे अंदर कोई इमोशन ही नहीं बचा था। अगली सुबह 7 साल में पहली बार मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, बस अपने लिए एक कप टी बनाया और चुपचाप बैठ गया। मैंने अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना शुरू किया। फोन उठाकर देखा और सोचा कि आने वाले 29 डेज में अच्छे से बिताऊंगा। अब मैं अपनी वाइफ और डॉटर के लिए ना दुखी होना चाहता था, ना उनके लिए रोना चाहता था। तभी सॉन्ग गीचन का मोमेंट्स फिर से अपडेट हुआ। उसने लिखा था, कभी मत भूलना कि डेंजर हमेशा होता है। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक्स टू गॉड्स के फोटो में किचन का बैकग्राउंड था जिसमें पॉरेज रखा था और उसे हार्ट शेप में PS किया गया था। एक नजर में ही समझ आ गया कि वो पोर्ट्रेज बनाने वाली सू मेंग्याओ थी। उसने पैजामे पहने हुए थे और उसके लेफ्ट रिस्ट पर वही रेड मोल था जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। शादी के बाद से ही सू मेंग्याओ को जर्म्स से बहुत प्रॉब्लम थी। वो किचन से दूर रहती थी और उसने कभी मेरे लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन आज वो अपने फर्स्ट लव के लिए पॉरेज बना रही थी। सच में कितना आयरोनिक था। लेकिन इस बार मेरा दिल बिल्कुल काल्म था। मैंने बस एक नजर डाली और फोन लॉक कर दिया। चाहे उसने कल रात जानबूझकर मुझे इग्नोर किया हो या अपने फर्स्ट लव के पास जाने की जल्दी में हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? याया कमरे से बाहर आई। उसने टेबल पर कुछ नहीं देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिल्लाई, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, देनो रम्मी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मुझे साफ महसूस हुआ कि ये 5 साल की बच्ची भी अपनी माँ की तरह एरोगेंट हो चुकी थी। दोनों ने हमेशा मुझे एक हाउसमेट की तरह ट्रीट किया था। मैंने फ्रिज की तरफ इशारा किया और कहा, वहां है, खुद ले लो। याया एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। उसने मुझे कभी इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था। फिर वह गुस्से में बोली, तुम मेरे सर्वेंट हो, अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो मैं मम्मी से तुम्हें पनिश करवाऊंगी। मैंने उसे काल्मली देखा। पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अब मेरे अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैंने कहा, खाना खाना है तो अपने अंकल
अंकल सॉन्ग के पास जाओ। मेरा अच्छा मूड खराब हो चुका था। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगा। मैंने डिसाइड किया कि मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज को खत्म कर दूं। इन सालों में सू मैन ग्याओ ने मुझे बहुत कम गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन मैं हर छोटी चीज को भी ट्रेजर की तरह संभाल कर रखता था। अब वही चीजें मुझे घिन दिला रही थी। मैंने एक बैग पैक किया और विला से बाहर निकल गया। तभी सामने सू मैंग्याओ आ गई, जो पूरी रात घर नहीं आई थी। वो मुझे देखकर थोड़ी ऑकवर्ड और गिल्टी लग रही थी, जैसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हो, लेकिन मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और सीधे ट्रैश कैन की तरफ चला गया। वो पीछे पीछे आई और बोली, कल मैं थोड़ी अपसेट थी। पहले तो मैं तुम्हें कंफर्ट करती थी, ज्यादा मत सोचो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसकी बातों को सुनना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने बैग उठाकर कूड़ेदान में फेंक दी। जोर से गिरने पर एक पपेट बाहर निकल आया। सू मेंग्याओ ने उसे पहचान लिया और बोली, इसका क्या मतलब है? मेरी खामोशी से उसे अजीब सा डर लगने लगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ये चीजें खराब हो चुकी हैं, बैक्टीरिया पैदा करेंगी, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए फेंक दिया। वो कंफ्यूज्ड थी, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा और अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा रहा जब तक गार्बेज ट्रक आकर सब कुछ ले नहीं गया। मुझे यकीन हो गया कि अब वो चीजें कभी वापस नहीं आएंगी। फिर मैं भी अंदर चला गया। अंदर सू मेंग्याओ ने एक बॉक्स पॉरेज टेबल पर रखा और कैजुअली कहा, कल मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन तुम्हें यीचेन को एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था। ये पॉरेज मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, इसे खाओ और उसे सॉरी बोलो। मैंने ठंडे पॉरेज को देखा और सोचा मैं कितना नीचे गिर चुका हूँ कि वो मुझे लेफ्टओवर्स दे रही है और उसे रिवॉर्ड समझ रही है। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो इरिटेट होकर बोली, तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें मौका दिया है, अनग्रेटफुल मत बनो। मैं बाहर इतना काम करती हूँ, घर आकर भी तुम्हारा एटीट्यूड सहूं? मैंने धीरे से कहा, मुझे सी फूड से एलर्जी है। वो एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसे याद आया हो, लेकिन फिर बोली, इतनी सी एलर्जी से तुम मरोगे नहीं, इतने नखरे क्यों? फिर गुस्से में उसने पॉरेज उठाया और जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना एक्सट्रीम कदम उठाएगी। मैंने कुछ घूंट निगल लिए और तुरंत उल्टी करने लगा। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, गले में पानी भरने लगा और शरीर पर लाल रैशेज निकल आए। मैं जमीन पर गिर गया, तड़पता हुआ। लेकिन सू मेंग्याओ ने मुझे देखकर कहा, ड्रामा बंद करो, तुम रोज ये ट्रिक्स करते हो। क्या तुम खुद को यीचेन जैसा हैंडसम समझते हो? तुम अब बस एक बेकार इंसान हो। याया भी पास आई और मुझे लात मारते हुए हंसने लगी। मम्मी, अंकल सॉन्ग का बदला लो। सू मेंग्याओ ने कहा, घर पर रहकर अपनी गलती सोचो, अगली बार मैं इतनी सॉफ्ट नहीं रहूंगी। और वो अपनी बेटी को लेकर चली गई बिना पीछे देखे। पूरा विला शांत हो गया। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी। मैं सांस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। अपनी आखिरी ताकत से मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन 10 मिनट बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल के वार्ड में था। मैंने दवाइयों की स्मेल महसूस की और समझ गया कि मैं बच गया हूँ। लेकिन सू मेंग्याओ का वो कोल्ड बिहेवियर याद आते ही दिल फिर भारी हो गया। मैं मरने के लिए वहीं पड़ा था और वो बिना देखे चली गई। ये सोचकर भी दर्द होता था, लेकिन अब सिर्फ 28 डेज बाकी थे। मैं पूरी तरह रिकवर होकर ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ कोई टॉक्सिक वुमन ना हो, जहाँ सामने सी हो और लाइफ पीसफुल हो। मैं हॉस्पिटल में 3 दिन रहा। इन 3 दिनों में सू मेंग्याओ का एक भी कॉल नहीं आया, लेकिन इस बार मुझे दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं हल्का और आजाद महसूस कर रहा था, क्योंकि अब मुझे उस दिलहीन माँ बेटी की सेवा नहीं करनी। अब मुझे उस घिनौनी फैमिली को देखने की जरूरत नहीं थी। और सच कहूं तो ये एहसास अच्छा लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकता हूँ, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस जारी रखी। अगर मैं 20 डेज और हॉस्पिटल में रुक जाऊं तो मैं इस सिटी को हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। जब मैं विला वापस आया तो वहां का हाल देखकर शॉक्ड रह गया। फर्श पर गिरा हुआ दूध सड़ चुका था, हवा में बदबू भरी हुई थी और मेरे खून के दाग काले पड़ चुके थे। साफ था कि कई दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था। सू मेंग्याओ अपनी बेटी को लेकर अपने फर्स्ट लव के साथ बाहर गई हुई थी। तभी समझ आया कि उसने इतने दिनों तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही थी। पहले भी जब मैं उसकी बात नहीं मानता था तो वो ऐसे ही गायब हो जाती थी और मुझे मजबूर करती थी कि मैं घुटनों पर आकर माफी मांगू। लेकिन इस बार सब अलग था। मुझे वो मोमेंट याद आया जब उसने मुझे सी फूड पॉरेज खिलाया था और उसका कोल्ड चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना अगली दिल का भी हो सकता है। तभी सॉन्ग यीचेन का मोमेंट्स फिर से अपडेट हुआ। इस बार फोटो में वो तीनों सी के किनारे हाथ पकड़कर चल रहे थे। पहले होता तो मैं जल जाता, लेकिन अब मेरे दिल में कुछ भी फील नहीं हुआ। सच तो ये था कि वो तीनों एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। मैंने सोचा मेरे चले जाने के बाद शायद सब बेहतर हो जाएगा और मैं खुद को दूर रखकर किसी को हर्ट नहीं करूंगा। फोन लॉक करते ही मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली। उसमें सॉन्ग यीचेन की आवाज थी, याया तुम बीच पर अंकल के साथ आई हो, अगर तुम्हारे फादर को पता चला तो क्या वो एंग्री होंगे? याया हंसते हुए बोली, वो तो एक अगली नैनी है, उसे कोई हक नहीं कि वो मुझे कंट्रोल करे। मेरे स्कूल के दोस्तों के फादर्स हैंडसम है, लेकिन मेरा फादर तो एक क्रिपल है, मुझे शर्म आती है। उसकी आवाज में नफरत साफ सुनाई दे रही थी। सॉन्ग यीचेन ने फिर पूछा, तुम्हें अंकल ज्यादा पसंद है या फादर? याया एक्साइटेड होकर बोली, मुझे तो अंकल सॉन्ग ही पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर जल्दी डिवोर्स ले लें और यहाँ से चले जाएं, ताकि अंकल सॉन्ग मॉम के साथ रह सके। मॉम भी आपको बहुत पसंद करती है और मैं भी। अंकल सॉन्ग, क्या आप मेरे नए फादर बनोगे? सॉन्ग यीचेन ने फेक शर्माते हुए कहा, ये ठीक नहीं है, अगर तुम्हारे फादर ने सुन लिया तो उन्हें दुख होगा। याया हंसते हुए बोली, अगर वो मर जाएं तो और अच्छा होगा। पिछले साल मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपनी टांग खो दी थी, काश वो उसी वक्त मर जाते। अपनी बेटी की ये
ये बातें सुनकर मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया, लेकिन हैरानी नहीं हुई। ये साफ था कि ये सब उसे सिखाया गया था। सॉन्ग यीचन का एक और मैसेज आया, मेंग्याओ और उसकी बेटी दोनों अब मेरे कंट्रोल में है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं समझ चुका था कि अब ये जिंदगी मेरी नहीं रही। मैंने अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी पहचान, सब कुछ याया को दे दिया था और बदले में मुझे सिर्फ नफरत मिली। मैंने कैलेंडर देखा, अब सिर्फ 20 डेज बचे थे। इन 20 दिनों में मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ खुद के लिए जीऊंगा। मैंने सिटी के ऑलमोस्ट सारे फेमस प्लेसेस विजिट किए, फंजू, बाइली, लियूजियांग, जानियंग, लियू होसी और युंडिंग माउंटेन जाकर सनराइज देखा। लियूजियांग नदी में बोट पर खड़े होकर नेचर का मजा लिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो जिंदगी मैं अब तक जी रहा था वो जिंदगी नहीं थी, वो सिर्फ स्लेवरी थी। मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहा था, ना टाइम का, ना अपने डिसीजंस का। युंडिंग माउंटेन से लौटने के बाद मैंने एक हाई एंड रेस्टोरेंट चुना जो लेक साइड पर था। शादी के इतने सालों में सुमेनग्याओ ने कभी मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाया। मैं हमेशा पैसे बचाता रहा, उसके लिए सैक्रिफाइस करता रहा। आज पहली बार मैंने खुद के लिए बेस्ट विंडो सीट चुनी, लेक व्यू एंजॉय किया, डिलिशियस फूड खाया और लगा कि यही असली लाइफ है। लेकिन ये फीलिंग ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी रेस्टोरेंट में सू मेंग्याओ, सॉन्ग यीचन और याया अंदर आए। उनकी एंट्री से सबका अटेंशन उनकी तरफ चला गया। सॉन्ग यीचन हैंडसम था, याया क्यूट थी और सू मेंग्याओ कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उनके कुछ जान पहचान वाले लोग भी वहां थे जो मजाक में बोले, मिस्टर सू, आपका हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, आप उसे बाहर क्यों नहीं लाती? सू मेंग्याओ थोड़ा शर्माई और सॉन्ग यीचन की तरफ देखा, लेकिन कुछ डिनाई नहीं किया। सॉन्ग यीचन सबके साथ कंफर्टेबली बात कर रहा था, जैसे वो ही उसका असली पार्टनर हो। मैं दूर बैठकर ये सब काल्मली देख रहा था। मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था। मैंने बस वाइन का ग्लास उठाया और धीरे धीरे घुमाने लगा। फिर अचानक सॉन्ग यीचन की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सू मेंग्याओ के करीब आकर बोला, इन दिनों तुम्हारी वजह से सब आसान हो गया। थैंक यू। सू मेंग्याओ सॉफ्टली बोली, यीचन ऐसा मत कहो, हम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? सॉन्ग यीचन ने जानबूझकर डिस्टेंस कम किया और उसके बहुत करीब आ गया। सू मेंग्याओ की हार्ट बीट तेज हो गई। तभी उनके दोस्तों ने चिल्लाना शुरू किया, किस किस। याया भी क्लैप्स करते हुए बोली, मॉम जल्दी करो। सू मेंग्याओ ने एक बार सॉन्ग यीचन को देखा, जैसे उसे रोकना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल सॉन्ग यीचन ने उसे किस कर लिया। शुरुआत में वो थोड़ा हेजिटेट हुई, लेकिन धीरे धीरे वो भी उस मोमेंट में खो गई। पूरा रेस्टोरेंट चीयर्स से गूंज उठा। सब खुश थे, सिर्फ मैं अकेला था जो चुपचाप ये सब देख रहा। मेरे दिल में अब कोई दर्द नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। सू मेंग्याओ के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। तब मुझे समझ आया, वो कोल्ड नहीं थी, बस उसके लिए सही इंसान मैं कभी था ही नहीं। वो सॉन्ग यीचन के सामने बहुत जेंटल और सॉफ्ट थी। दोनों के बीच क्लियरली प्यार था और सच कहूं तो ये एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने खुद के बारे में सोचा कि मैं अभी भी इस मैरिज को लेकर सोच रहा हूँ, तो मुझे ये सब बहुत पॉइंटलेस लगा। मैं क्वाइटली उठा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। मुझे लगा था कि सू मेंग्याओ खुद आकर डिवोर्स की बात करेगी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर शॉक आ गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां मिल जाऊंगा। उसने हल्का सा फ्राउन किया। सॉन्ग यीचन ने उसका रिएक्शन नोटिस किया। उसे लगा कि सू मेंग्याओ अभी भी मेरी परवाह करती है, जिससे वो अंदर से इरिटेट हो गया। उसने तुरंत एक्टिंग करते हुए कहा, सॉरी, तुम इतनी चार्मिंग हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। शायद किसी ने हमें देखा और मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं जाकर उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सू मेंग्याओ का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, वो हमेशा जेलास रहता है, घर पर रहकर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने के बजाय यहाँ आ गया। उसे जो सोचना है सोचने दो। मैंने ये सब सुन लिया, लेकिन मेरे अंदर कोई रिएक्शन नहीं आया। तभी सू मेंग्याओ ने मुझे वीचैट पर मैसेज किया, तुम कहाँ हो? सॉन्ग यीचन बाहर से काम दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा साफ था। सू मेंग्याओ बार बार फोन देख रही थी, जैसे मेरे रिप्लाई का इंतजार कर रही हो। पार्टी जल्दी खत्म हो गई। सॉन्ग यीचन ने उसे मूवी के लिए इनवाइट किया, लेकिन सू मेंग्याओ ने मना कर दिया और जल्दी जल्दी घर लौट आई। मैं पहले ही घर पहुंच चुका था और सोफा पर बैठकर पानी पी रहा था। जैसे ही वो अंदर आई, हमारी नजरें मिली। उसने डीप ब्रेथ ली, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन मेरी काल्मनेस देखकर रुक गई। उसे ये अजीब लग रहा था कि मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ। वो क्लियरली अनकंफर्टेबल थी और जल्दी से टॉपिक चेंज करके बैग से एक गिफ्ट बॉक्स निकालकर सोफा पर फेंक दिया। वो बोली, अगर तुम नहीं होते तो यीचन डिप्रेशन में नहीं जाता, मुझे उसके साथ ट्रिप पर नहीं जाना पड़ता, तुमने उससे अपॉलॉजी भी नहीं मांगी, उल्टा रेस्टोरेंट में उसका पीछा करने पहुंच गए। ये बहुत डिस्गस्टिंग है। मैंने गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं, बस उसके चेहरे को देखता रहा और सोचा, ये डिवोर्स कब होगा? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। लेकिन सू मेंग्याओ ने रेस्टोरेंट वाली बात को इग्नोर करके सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। मुझे अंदर से साय आया, लगता है मुझे अभी और 20 डेज वेट करना पड़ेगा। वो भी नोटिस कर रही थी कि इस बार मैं पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। पहले जब भी वो गुस्सा होती थी, मैं पैनिक कर जाता था और तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, लेकिन आज मैं उसके सामने होते हुए भी जैसे बहुत दूर था। ये फीलिंग उसे पसंद नहीं आई। वो इरिटेट होकर बोली, मैंने कितनी बार कहा है कि यीचन और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तुम क्यों नहीं समझते? खुद को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम सही कह रही हो, मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। ये सुनकर वो स्टन्ड रह गई। उसे लगा था कि मैं जेलस होकर आर्ग्यू करूंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं किया तो वो और ज्यादा एंग्री हो गई। उसने टेबल पर रखी चीजें गुस्से में गिरा दी। मैं बस चुपचाप देखता रहा। मैंने उसे रोका
अभी नहीं। वो दांत भींचकर बोली, क्या तुम अपना चेहरा दिखाना बंद कर सकते हो? मैं बाहर इतना काम करके थक जाती हूँ और घर आकर तुम्हारा फेस देखना पड़ता है। अगर मैं ना होती तो तुम कहीं के नहीं रहते। मेरी बेटी की वजह से तुम्हें यहाँ रहने दिया है, वरना कब का निकाल देती। मैंने उसकी हर बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरे अंदर आर्ग्यू करने की भी एनर्जी नहीं बची थी। वो बोली, तुम यीचन से अपॉलॉजी जरूर मांगोगे, वरना जिंदगी भर वेयर हाउस में ही रहोगे। पता है तुम अभी कैसे दिखते हो, एक सेवर के रैट की तरह। इतना कहकर वो गुस्से में ऊपर चली गई। सीढ़ियों पर याया खड़ी थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम बहुत बैड हो। तुमने मॉम और अंकल को अपसेट किया। अभी तक घर में क्यों हो? जल्दी डिवोर्स लेकर निकल जाओ। मुझे अंकल सॉन्ग को फादर बनाना है। मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। चिंता मत करो, जल्द ही अंकल सॉन्ग तुम्हारे फादर बन जाएंगे। मैं वेयरहाउस में चला गया। अब सच में जाने का टाइम आ गया था। कुछ देर बाद याया दरवाजा खटखटाने लगी और बोली, मुझे मिल्क गर्म करके दो। मैंने आंखें बंद करके कहा, अपने अंकल सॉन्ग के पास जाओ। वो गुस्से में दरवाजा पीटने लगी और मुझे गालियां देने लगी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं अब फ्री था, बस जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना चाहता था। ये घर अब एक ऐसा प्लेस बन चुका था जहाँ कोई वार्मथ नहीं थी। मैंने छोटी सी खिड़की से बाहर रात का आसमान देखा और मेरा मन कहीं दूर उड़ने लगा। मुझे अपना पुराना घर याद आने लगा। अगले कुछ दिनों तक सुमैन गया अपनी बेटी के साथ गायब रही। बिना सोचे ही समझ आ गया कि वो सॉन्ग यीचन के पास है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि मुझे हर्ट कर सके। जाने से पहले उसने वार्निंग दी थी, अगर तुम नहीं आए और यीचन से माफी नहीं मांगी तो मैं कभी घर वापस नहीं आऊंगी। मैं ऑलमोस्ट बोल ही पड़ा था, मत आना कभी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अब डिवोर्स पीरियड खत्म होने वाला था। मैं कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहता था। मैंने घर साफ किया, यार्ड में लेटकर सनबाथ लिया और अपने डेज पीसफुली बिताने लगा। एक रात सॉन्ग यीचन ने मुझे एक वीडियो भेजा। मेरे ही घर में वो तीनों फैमिली ड्रेस पहनकर एक साथ सो रहे थे, या बीच में थी, और दोनों उसे हग किए हुए थे। उनके चेहरे पर प्योर हैप्पीनेस थी। सॉन्ग यीचन बार बार ऐसे वीडियोस भेजकर मुझे प्रोवोक कर रहा था ताकि मैं खुद ही घर छोड़ दूं, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने बस एक एक्सपेंसिव टेकआउट ऑर्डर किया और अपने तरीके से जिंदगी जीने लगा। सू मेंग्याओ को मेरा अपॉलॉजी नहीं मिला, जिससे वो और ज्यादा एंग्री होती जा रही थी। वो लगातार सॉन्ग यीचन के घर में रह रही थी और कंपनी में भी उसे प्रमोट कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर जानबूझकर अपनी लव लाइफ शो कर रही थी और इनडायरेक्ट आंट्स मार रही थी। लेकिन अब ये सब मुझे फनी लगने लगा, क्योंकि सच तो ये था कि अभी तक हमारा डिवोर्स हुआ ही नहीं था। मैं जल्द ही उसकी विश पूरी करने वाला था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मैं सुमैनग्याओ की हर तरह की कोशिशों से कंप्लीटली इम्यून हो चुका था। यहाँ तक कि जब मेरी डॉटर को कोल्ड हुआ तब भी सुमैनग्याओ ने जानबूझकर मुझे कॉल करके कहा कि मैं दवा लेकर आऊं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और बस एक ही लाइन बोली, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे इस जवाब काटने से पहले बहुत कुछ बुरा भला कह गई, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सोचा, जो लोग केयर नहीं करते उनके लिए अच्छा बनने से बेहतर है कि मैं खुद के लिए अच्छा बनूं। अब डिवोर्स में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और मैं उसका इंतजार कर रहा था। इन दिनों सू मेंग्याओ और उसकी बेटी घर पर नहीं थी, इसीलिए मैं आराम से जी रहा था। ये पिछले 7 सालों का सबसे पीसफुल टाइम था। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी शेयर्स भी बेच दूंगा। सू मेंग्याओ हमेशा मेरी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करती थी, मुझे यूजलेस कहती थी, लेकिन उसे कभी ये याद नहीं रहा कि जब सू कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी तब कौन हाई अल्कोहल पीकर क्लाइंट से डील फाइनलाइज कर रहा था। उसे ये भी याद नहीं कि मेरे पास कंपनी का 5% शेयर है, जिससे मुझे हर साल अच्छा इनकम मिलता है। अब मैं उस शेयर को बेचकर पूरी तरह उनसे रिलेशन खत्म करना चाहता था। मैं बायर ढूंढ रहा था और आज रात मैंने अपने लिए एक अच्छी वाइन ऑर्डर की। तभी बाहर फुटस्टेप्स की आवाज आई। मुझे लगा डिलीवरी आई है, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला, सामने सू मेंग्याओ और याया खड़ी थी। शायद डिवोर्स का टाइम करीब आने से वो थोड़ा काल्म हो गई थी, लेकिन वो अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। सू मेंग्याओ पिछले 10 दिनों से बाहर थी, बस ये वेट कर रही थी कि मैं पहले की तरह झुक जाऊं। लेकिन अब मैं वैसा नहीं था। पहले मैं रोता था, माफी मांगता था, लेकिन अब मेरे अंदर सिर्फ एम्प्टीनेस थी। सू मेंग्याओ मुझे समझती थी, इसलिए उसे ये चेंज अजीब लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा पैनिक था। वो मुझे हमेशा ओबीडियंट देखना चाहती थी, लेकिन अब मेरी डिस्टेंस उसे अनकंफर्टेबल कर रही थी। वो कई बार डिवोर्स की बात कर चुकी थी, लेकिन अब जब मैं सच में दूर जा रहा था तो उसे लोनलीनेस फील होने लगी। शायद ये प्यार नहीं था, बस आदत थी। जब उसने मेरे चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखा तो उसका मूड और खराब हो गया। वो सार्केस्टिकली बोली, लगता है तुम हमें वापस देखकर खुश नहीं हो, या फिर तुमने घर में किसी और औरत को रखा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर चला गया। अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड बोलना भी मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा था। सू मेंग्याओ मेरी बैक को देखती रही और उसके अंदर का कंट्रोल टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना दूर कैसे हो गया, लेकिन अब मुझे उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। मैं वेयर हाउस में चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। मुझे लगा था कि वो दोनों फिर सॉन्ग यीचन के पास चली जाएंगी, लेकिन जब मैं बाहर आया तो टेबल पर खाना रखा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए स्टंट रह गया। सू मेंग्याओ किचन में बिजी थी। उसने कहा, बस एक सूप बाकी है, वो भी रेडी हो जाएगा। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर मिक्स फीलिंग्स थी। ये वही सीन था जिसका मैंने सालों तक सपना देखा था, एक नॉर्मल वार्म फैमिली मोमेंट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं क्वाइटली बैठ गया और सामने रखे खाने को देखने लगा, लेकिन चॉपस्टिक्स नहीं उठाई। सू मेंग्याओ ने नोटिस किया और पूछा, मेना क्या हुआ? मैंने कामली कहा, मुझे सी फूड एलर्जी है। टेबल पर हर डिश सॉन्ग यीचन की पसंद की थी, सी फूड से भरी हुई। सू मेंग्याओ को उसकी हर पसंद याद थी, लेकिन मेरी कभी नहीं। उसका चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को
रोक लिया। शायद उसे लगा कि हाल के दिनों में उसने मेरे साथ थोड़ा हार्श बिहेवियर किया है या फिर उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ। इस बार उसने खाना मेरे ऊपर नहीं फेंका बल्कि सॉफ्टली सर्व करने लगी। उसने कहा, इन दिनों तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। या हमें देख रही थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी मॉम एक नैनी के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही है। फिर सुमेंग याओ ने बैग से 2 मूवी टिकट्स निकाले और कहा, पिछली बार तुम्हारे बर्थडे पर मैं साथ नहीं थी, इस बार उसे कंपेंसेट कर लेते हैं। मैंने टिकट्स को देखा लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई। ये सब अब मेरे लिए मीनिंगलेस था। तभी बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई और अचानक सॉन्ग यीचेन अंदर आ गया। उसके हाथ में टॉयज थे। याया खुशी से दौड़ी और उसकी पीठ पर चढ़ गई। थैंक यू डैड। ये सुनकर सु मेंग्याओ का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से याया को टोका लेकिन याया ने साफ कहा, मुझे अंकल सॉन्ग ही फादर चाहिए, मुझे वो गरीब नैनी पसंद नहीं है। सु मेंग्याओ गुस्से और शर्म के बीच अपनी बेटी को कमरे में ले गई। सॉन्ग यीचेन मेरी तरफ आया। उसकी नजर मूवी टिकट्स पर पड़ी और उसके चेहरे पर जेल सी साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोला, तुम सोचते हो तुम जीत गए, अब मैं दिखाऊंगा कि मेंग्याओ किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। मैंने उसे कामली देखा और कहा, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? सच ये है कि तुम सब कुछ खोना नहीं चाहते। फिर वो पास आकर बोला, पिछली बार सी फूड पॉरेज मैंने ही जानबूझकर भेजा था और तुम्हें मजबूर किया गया उसे खाने के लिए। कैसा लगा? मैं उसकी तरफ देखता रहा। मेरा दिल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसे ये तक पता था कि मुझे सी फूड एलर्जी है, लेकिन सुमेनग्याओ को कभी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद सुमेनग्याओ अपनी बेटी को लेकर वापस आई और सख्त आवाज में बोली, गु हुआई, मैंने याया को समझा दिया है। मैं बहुत बदसूरत लग रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कपड़े बदल लेता हूँ क्योंकि बाद में मूवी देखने जाना है। तभी सॉन्ग यीचेन जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मेंग्याओ मैं तुम्हें मूवी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। सु मेंग्याओ थोड़ा हेजिटेट हुआ। वो डिलामा में था। उसे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। चाहता था, उसे डर था कि अगर वो फिर से सॉन्ग यीचेन की साइड लेगा तो शायद मैं उसे छोड़ने के लिए कह दूं। और भले ही उसके पास कंट्रोल था, लेकिन वो मुझे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और बोला, नेक्स्ट टाइम मैंने पहले ही गु हुआई से प्रॉमिस किया है। इतना कहकर वो ऊपर कपड़े बदलने चला गया। यह सुनकर सॉन्ग यीचेन का चेहरा बदल गया। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि पहले सु मेंग्याओ उसकी हर बात मानता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। उसने मुझे घूरकर पूछा, तुमने क्या किया? मुझे उसे जेलसी करने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐसे आदमी के लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी चुप्पी उसे प्रोवोक कर रही थी। अचानक उसका एक्सप्रेशन पागलपन जैसा हो गया। उसने टॉय बैग से एक डिब्बा निकाला जिसमें सी फूड पॉरेज था। उसने बिना कुछ कहे उसे मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैंने तुरंत उल्टी कर दी, लेकिन मेरी एलर्जी बहुत फास्ट रिएक्ट करती है। गले में सूजन और बबल जैसे बनने लगे और पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आए। इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मैं जमीन पर कांप रहा था। सॉन्ग यीचेन हंसते हुए बोला, अब दिखाता हूँ मेंग्याओ किसकी ज्यादा परवाह करता है, और खुद भी जमीन पर गिरकर एक्टिंग करने लगा। जब सु मेंग्याओ नीचे आया तो उसने सॉन्ग यीचेन को चिल्लाते और तड़पते देखा। उसका चेहरा बदल गया। उसने मुझे भी देखा। मैं लाल दानों से भरा हुआ था और सांस नहीं ले पा रहा था, और दूसरी तरफ उसका पहला प्यार सिर पकड़कर रो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। मैं घुटने वाला था। डॉक्टर पहले ही कह चुका था कि अगर मुझे फिर से एलर्जी हुई तो जान का खतरा है। मैंने दांत भींच कर कहा, मेंग्याओ मुझे हॉस्पिटल ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। उसने जल्दी से सिर हिलाया और फोन निकाला, लेकिन तभी सॉन्ग यीचेन जोर से चिल्लाया, मेंग्याओ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सिर फटने वाला है। याया ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, माम इसने अंकल सॉन्ग को प्रोवोक किया था, इसलिए वो बीमार हो गए। ये अब एक्टिंग कर रहा है, पहले अंकल सॉन्ग को हॉस्पिटल ले चलते हैं। सु मेंग्याओ का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मुझे देखकर कहा, तुमने मुझे निराश किया। मैं तुम्हारे लिए सब ठीक करना चाहता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और तुरंत सॉन्ग यीचेन को लेकर चला गया। जाते समय उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सॉन्ग यीचेन की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर केयर और प्यार आ गया। मैं जमीन पर पड़ा छत को देख रहा था। अंदर से पूरी तरह टूट चुका था जब याया ने सच को झूठ में बदल दिया। मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सु मेंग्याओ मुझे घर पर छोड़कर चला गया जैसे मैं मर ही चुका हूँ। मैंने खुद से पूछा, मैंने उससे उम्मीद क्यों रखी? किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं वेयर हाउस तक गया। पिछली बार डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन निकाली और खा ली, तब जाकर सिम्टम्स थोड़े कंट्रोल हुए। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर बेहोश हो गया। जब होश आया तो सामने वही डॉक्टर था। मैंने हल्की सी कड़वी हंसी दी। डॉक्टर वांग ने डांटते हुए कहा, आजकल के यंग लोग अपनी लाइफ को मजाक समझते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखने लगा और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। डिवोर्स का कूलिंग पीरियड खत्म होने वाले दिन मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। सु मेंग्याओ का कोई कॉल नहीं आया। शायद वो सॉन्ग यीचेन का ख्याल रख रहा था। मैं घर लौटा। फ्लोर पर पड़ा वही सी फूड पॉरेज सूख चुका था, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं बिना एक्सप्रेशन के वेयर हाउस गया। पहले से तैयार किए पैसे उठाए और डिवोर्स पेपर्स टेबल पर रख दिए। फिर मैं जल्दी से बस स्टेशन पहुंचा। पहले से खरीदा हुआ टिकट निकाला और बस में पीछे जाकर खड़ा हो गया। तभी फोन बजा। सु मेंग्याओ
मेंग्याओ गुस्से में चिल्लाया, गू हुआए, तुम बहुत घटिया हो, तुमने सॉन्ग ईचन को डिप्रेशन में डाल दिया और खुद छिप गए। अगर तुम वापस आकर माफी नहीं मांगते तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हल्का सा हंसा और कहा, जैसा तुम चाहो। पास में अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी। उसने घबरा कर पूछा, तुम कहाँ हो? लेकिन मैंने कॉल काट दिया, सिम कार्ड निकाल कर डस्टबिन में फेंक दिया और लग्जरी लेकर आगे बढ़ गया। बस से उतरते ही मैं जल्दी से टैक्सी लेकर अपने पुराने घर पहुंचा, जो समुद्र के किनारे एक छोटे से टाउन में था। मेरे पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके थे। घर में घास फूस उगाई थी। मैंने कंस्ट्रक्शन टीम बुलाकर उसे रेनोवेट कराया। 1 महीने में घर तैयार हो गया। भले ही वो पहले वाले विला जितना लग्जूरियस नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह मेरा था। अब मुझे रोज सुबह 5 बजे उठकर ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, रात में सूप नहीं बनाना था, गलती होने पर पनिशमेंट नहीं मिलनी थी, या वेयर हाउस में नहीं रहना था। अब मुझे किसी के लिए जबरदस्ती खाना नहीं बनाना था और ना ही इंसल्ट सहना था। मैं एक वार्म बेड पर लेटा, खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखा। आसमान में सीगल्स उड़ रहे थे। हर तरफ फ्रीडम महसूस हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समुद्र के पास ऐसी जिंदगी जी पाऊंगा। दिन ऐसे ही आराम से गुजरने लगे। मैं सोता, आराम करता, अपनी नींद पूरी करता, सुबह उठकर चाय पीता और आसमान देखता। ऐसे ही आधा महीना निकल गया। जब मैंने खुद को मिरर में देखा तो मेरा चेहरा हेल्थी और एनर्जी से भरा था। सू मेंग्याओ को छोड़ने के बाद की जिंदगी सच में शानदार थी। मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला। सुबह एक्सरसाइज करने लगा, ताई ची करता, डिजाइन मैगजीन्स पढ़ता, क्योंकि पहले मैंने डिजाइन की पढ़ाई की थी, लेकिन सू मेंग्याओ की वजह से एक अच्छी कंपनी का ऑफर छोड़ दिया था। बाद में डिसेबिलिटी के कारण घर पर ही फिर से पढ़ाई की और अब मेरा काम थोड़ा बहुत फेमस भी होने लगा था। जब मैंने डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन किया तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने होम टाउन वापस जाऊंगा और वही करूंगा जो मुझे सच में पसंद है। लेकिन पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन नाइटमेयर्स आने लगे थे। मैं सपना देखता था कि मुझे फिर से एलर्जी हो गई है और मैं जमीन पर पड़ा मौत का इंतजार कर रहा हूँ। घुटन का वो एहसास ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ रखा हो। लेकिन धीरे धीरे उस अंधेरे और डिस्पेयर के बीच मैंने अपनी नई लाइफ के रिदम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे दिमाग में सू मेंग्याओ की यादें भी कम होती जा रही थी, यहाँ तक कि पिछली रात उसका चेहरा भी धुंधला पड़ गया। पूरे 1 महीने मैंने खुद को हील किया और एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू किया। इस फ्रीडम और रीबर्थ की फीलिंग से इंस्पायर्ड होकर मैंने एक डिजाइन बनाया जिसका नाम रखा द सी, और पब्लिश होते ही उसे काफी फेम मिला। एक बड़े मीडिया आउटलेट ने इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बस क्वाइटली क्रिएट करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, मेरी फेम छुपाना मुश्किल हो गया। वेबो पर मेरे लाखों फॉलोअर्स हो गए और डिजाइनर के तौर पर मेरी इनकम भी काफी बढ़ गई। मेरे पास पहले से सेविंग्स भी थी, इसलिए अब मैं आराम से एक केयर फ्री लाइफ जी सकता था। एक क्लाइंट को मेरा डिजाइन बहुत पसंद आया। वो मुझसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहता था, लेकिन मैंने पोलाइटली मना कर दिया। हालांकि उसने कई बार अप्रिशिएशन दिखाया, फिर भी वो नाराज नहीं हुआ और बोला कि फ्यूचर में कभी मिलने का मौका मिलेगा। उसी दिन की तरह मैं बीच पर गया हुआ था, तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया, क्या आप गुहुआए हैं? क्या आपने अपना बच्चा ढूंढ लिया? जब मैंने पुलिस स्टेशन में उस छोटी लड़की को देखा तो मैं कुछ देर के लिए स्टंट रह गया, लेकिन उसकी साफ आंखों को देखकर मुझे सब याद आ गया। घर लौटने के बाद सुमेनग्याओ का पूरा ध्यान सॉन गिचेन पर था। वो अक्सर अपनी बेटी को लेकर उसे मिलने जाती थी। याया को भी उसके खिलाफ ब्रेन वॉश कर दिया गया था और वो मुझसे नफरत करने लगी थी। वो मेरी कोई बात नहीं मानती थी। एक बार सड़क पर मैंने एक छोटी लड़की को फूल बेचते देखा और उसे सीधे पकड़ लिया। उस दौरान जब मैं हॉस्पिटल में था, सू मेंग्याओ अपनी बेटी को लेकर घूमने चली गई थी और मुझे अकेले ठंडे वार्ड में छोड़ दिया था। यहाँ तक कि याया ने मुझे कहा था कि मैं मर क्यों नहीं जाता ताकि उसे नया फादर मिल सके। उस समय सिर्फ वही छोटी लड़की मुझे देखने आती थी। उससे बात करने पर मुझे पता चला कि उसकी लाइफ बहुत दुखद थी। उसकी माँ एक सिंगल मदर थी और उसे लास्ट स्टेज कैंसर था। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो हॉस्पिटल के आसपास फूल बेचकर किसी तरह सरवाइव कर रही थी। उस लड़की का नाम अनआन था। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या उसके फादर उसे प्यार करते हैं। मैंने उसकी माँ की आंखों में देखा और सिर हिला दिया। तब अनआन मुस्कुराई और उसकी माँ ने कहा कि उसके फादर हेवन चले गए हैं। वो बहुत दूर जगह है, वो उसे प्यार नहीं करते ऐसा नहीं है, बस वो बहुत बिजी हैं। इसके बाद अनियन अक्सर हॉस्पिटल आने लगी। मैं खुद डिस्पेयर में था, लेकिन उसकी काइंडनेस ने मुझे धीरे धीरे हील किया। उसकी आंखों में जो उम्मीद थी वो मुझे अंदर से छू जाती थी। घर की याया के मुकाबले अनियन ज्यादा समझदार और कैरिंग थी। डिस्चार्ज होने के बाद मैं अनियन की मदद करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसके घर गया तो पता चला उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और अनैन कहीं गायब हो गई थी। उस समय मैं सू मेंग्याओ के साथ झगड़ों में उलझा हुआ था और उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन फिर एक दिन अनैन अचानक मेरे सामने आई और मुझे डैड कहकर बुलाया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैं उसे घर लेकर आया और उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखा तो मैं सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एन बहुत मेहनती और समझदार थी। छोटी उम्र में ही वो घर के काम करने लगी थी। जमीन पर पानी गिरता तो तुरंत साफ कर देती। मैं खाना बनाता तो वो खुद स्टूल लगाकर मदद करती। एक दिन मैं उसे बीच पर ले गया। वो मेरे आगे दौड़ रही थी और बार बार मुड़कर मुझे बुला रही थी। आसमान में डूबता सूरज और समुद्र का नजारा किसी ड्रीम जैसा लग रहा था। मैंने हमेशा अपने बच्चे के साथ ऐसे मोमेंट्स इमेजिन किए थे, लेकिन याया के साथ वो कभी महसूस नहीं हुआ। वो सब एनएन के साथ पूरा हो रहा था। हम दोनों बीच पर बैठकर सनसेट देख रहे थे। ऐसा लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। एन ने मेरी तरफ देखकर पूछा,
पूछा, क्या मैं आपको डैड बुला सकती हूँ? मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर उसने पूछा, क्या आप भी हेवन चले जाओगे? मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर मना किया। वो मेरे हाथ को कसकर पकड़कर बोली, डैड, और मैं रो पड़ा, जैसे सब दर्द बाहर आ गया हो। मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन शायद भगवान ने मुझे एक नई बेटी दे दी थी। मैंने एन को अडॉप्ट करने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगा कि एक प्रॉपर फैमिली के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। तभी मुझे उस फीमेल क्लाइंट का ख्याल आया जो मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुरंत मैंने खुद को सेल्फिश कहकर डांट दिया, क्योंकि मैं अपनी हालत में किसी और को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगले कुछ समय तक मैं अपने काम पर फोकस करता रहा और एन के साथ लाइफ एंजॉय करता रहा। मैंने एक सॉन्ग भी बनाया, लेकिन जब मैं लोगों से मिलना चाहता था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी मैंने एन को अडॉप्ट करने का फैसला नहीं बदला। एक दिन मैं उसे सीसाइड लेकर गया, लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तो दो लोग हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर मुझे पुराने याद आ गए। 4 महीने बाद मैंने सुमेनग्याओ और उसकी बेटी को फिर से देखा। मेरा दिल कस गया। मैं इंस्टिंक्टिवली वहां से जाना चाहता था, लेकिन एन का हाथ मेरे हाथ में था, जिसने मुझे रोक लिया। जब मैंने सुमेनग्याओ को देखा तो दिल में एक अजीब सा डर उठा, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। मैंने खुद से कहा, ये मेरा होम टाउन है, ये मेरा घर है, ये मेरी जिंदगी है। तभी सुमेनग्याओ ने गुस्से में कहा, बस हो गया तुम्हारा नाटक, सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। उसकी आरोगेंट टोन सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सुमेनग्याओ, तुम्हें याद दिला दूं, हमें डिवोर्स हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। वो बोली, मुझे पता है, तुम बस गुस्से में घर नहीं आए, तुम जेलस थे। अब मैं खुद तुम्हें लेने आई हूँ, तुम्हें फेस देने के लिए। तुम्हारा गोल पूरा हो गया, तुम्हें स्ट्रांग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधे आंगन में आकर इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। उसने कहा, ये आंगन बहुत छोटा है, क्या 100 वर्ग मीटर भी है? तुम्हें बेकार के फूल पौधे लगाने और यहाँ पड़े रहने का शौक है। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए 400 वर्ग मीटर का विला खरीद दूंगी, वहाँ जो चाहो कर लेना। अगर तुम्हें हाउस वर्क थकाऊ लगता है तो आगे बस आया और मेरा ख्याल रखना, बाकी सब नैनी कर लेगी। पहले वाला मैं होता तो उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सुमेनग्याओ, तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती क्या? हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो यूं मुझे घूरने लगा। पहले थोड़ा इम्पेशेंट था, फिर भी हिम्मत करके मुझे समझाने लगा। तभी पास खड़ी आया बोली, वो अब भी उसी एटीट्यूड में थी। उसकी आवाज गुस्से और जहर से भरी थी। मेरी मॉम खुद हमें लेने आई है, अगर तुमने हमें रोका तो हम नाराज हो जाएंगे। तुम्हें मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जब मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो याया ठंडी हंसी हंसी और आंगन में लगे सनफ्लावर को लात मारकर कुचल दिया, जैसे कोई छोटा शैतान हो। उसकी इस हरकत से अनन डर गई। उसका शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत आनन को गले लगाया और उसे शांत करते हुए कहा, डर मत, पापा यहीं हैं। उसकी माँ की मौत के बाद उसे एक क्रिमिनल ने किडनैप कर लिया था, जिससे उसे गहरा ट्रॉमा हुआ था। मैंने काफी समय लगाकर उसकी थेरेपी करवाई थी, तब जाकर वो थोड़ी नॉर्मल हुई थी। तभी सुमेनग्याओ की माँ अंदर आई और हमेशा की तरह घमंडी अंदाज में खड़ी हो गई, जिससे मुझे और गुस्सा आया। याया ने देखा कि मैं किसी और बच्चे का ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ, तो वो भड़क गई और अनन की तरफ उंगली दिखाकर जोर से चिल्लाई, ये कौन है? उसकी डरावनी आंखों से अनन फिर सहम गई। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने सख्ती से कहा, चुप हो जाओ। याया ने मुझे कभी इतना सख्त नहीं देखा था। वो तुरंत पटाखे की तरह फट पड़ी, चेहरा लाल हो गया और अनन को मेरे हाथों से खींचने लगी, जैसे कोई पागल छोटी लेपर्ड हो। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो चिल्लाई, ये कौन सी बदचलन है? इसे नीचे उतारो, तुम इसे गोद में नहीं ले सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे रह सकते हो, किसी और के लिए नहीं। सुना तुमने? मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। हर शब्द मेरे दिल को चाकू की तरह चीर रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। याया फिर से एनएन पर हमला करने दौड़ी, लेकिन इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। उस आवाज से पूरा आंगन गूंज उठा। सुमेनग्याओ की माँ भी चौंक गई। सुमेनग्याओ ने मुझे देखकर कहा, गु हुआई, तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारी बेटी है, तुमने एक आउटसाइडर के लिए उसे मारा? याया मेरी ठंडी आंखों से डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरी सांसें अभी भी भारी थी। मैंने कहा, क्या तुमने कभी ऐसी बेटी देखी है जो अपने बाप को नैनी कहे? तुम लोग कायर हो। मैंने सुमेनग्याओ को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया और आगे कहा, जिस दिन हमारा डिवोर्स हुआ उसी दिन से मैं तुम्हारे सु फैमिली का गुलाम नहीं रहा। मैं कोई कचरा नहीं हूँ जिसे तुम कंट्रोल कर सको। सुमेनग्याओ, अपनी बेटी को ठीक से संभालो। बाहर बिना मैनर्स का बच्चा जिंदा नहीं रह पाता। और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तुम किस हक से मुझे वापस आने को कह रही हो? ऐसा मत दिखाओ जैसे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम खुद जानती हो कि सु फैमिली को खड़ा करने में मेरा कितना योगदान है। अब तुरंत यहाँ से चली जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। सुमेनग्याओ मुझे घूरती रही, जैसे उसके दिल पर जोर का झटका लगा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा पैनिक था, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि मैं सच में उसे छोड़ चुका हूँ। वो जानती थी कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैंने ही उसे प्यार किया था। 7 साल तक सब कुछ सहा था और इसी वजह से वो बेखौफ हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मेरी ठंडी आवाज ने हमारे बीच दूरी साफ दिखा दी। सुमेनग्याओ हमेशा से घमंडी थी, खासकर मेरे सामने, लेकिन इस वक्त उसका पूरा शरीर घबराहट में था। चेहरा फीका पड़ गया था, आवाज तेज और बिखरी हुई थी, जैसे वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। उसने गुस्से में याया का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगी, जानबूझकर धीरे चली। शायद उसे लगा मैं पीछे से रोते
हुए आऊंगा। वो मुझे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जब वो आंगन से बाहर निकली तब भी मैंने उसे नहीं रोका। सु मेनग्याओ का चेहरा और भी खराब हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और शॉक हो गई। मैं एनएन का हाथ पकड़े वहीं खड़ा था और मेरी नजरों में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडापन था। उसे लगा जैसे वो मुझे पूरी तरह खो चुकी है और ये एहसास सू फैमिली के बैंकरप्सी से भी ज्यादा डरावना था। सोंग यीचेन उसे पहले ही छोड़ चुका था, अब मैं भी जा चुका था। उसने दांत भींचकर कहा, तुम मेरी नेचर जानते हो, अगर इस बार तुम चले गए तो फिर कभी वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं याया ने अपना चेहरा पकड़कर गुस्से में कहा, अगर तुम ऐसे ही ड्रामा करते रहे तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सू मेंग्याओ की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ और जैसे ही वो जाने की बात करेगा मैं अपनी गलती मान लूंगा। उसने अपना सीना गर्व से तान लिया, जैसे मालिक अपने गुलाम पर हुकूमत कर रहा हो। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड साफ दिख रहा था। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकल जाओ और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। जैसे ही आंगन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, सु मेनग्याओ का शरीर गुस्से से कांप उठा। उसके अंदर जैसे आग भड़क गई हो। वो बड़बड़ाने लगा, गु हुआई, तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं अन को लेकर अंदर चला गया और एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सू मेंग्याओ बाहर खड़ा था, जैसे कोई बेजान लकड़ी का टुकड़ा हो, दिमाग पूरी तरह खाली। तभी आया गुस्से में चिल्लाई, तुम बहुत घटिया हो, बेशर्म हो, अब कभी हमारे घर में कदम मत रखना। सू मेनग्याओ अपनी बेटी को सख्ती से समझाने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी दौरान मैंने टाउन में एक फीमेल क्लाइंट से मिलने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं एनएन को एक प्रॉपर घर देना चाहता था। समुद्र के किनारे एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना था। जब मैं कैफे पहुंचा और खिड़की के पास बैठी क्लाइंट को देखा तो मुझे लगा शायद मेरा प्लान सफल नहीं होगा। वो लड़की बहुत कॉन्फिडेंट और थोड़ी एरोगेंट लग रही थी, बिल्कुल एक टिपिकल बिजनेस वुमन जैसी नहीं, बल्कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक वाइब थी। धूप की रोशनी में मैंने अपने टूटे हुए पैर को देखा और अंदर ही अंदर एक अजीब सा एहसास आया। तभी वांग शोलियन भी वहां आया और सामने बैठी लड़की शूजी ने सिर उठाकर मुझे देखा। जैसे ही मैं कैफे में दाखिल हुआ, शूजी ने एक नजर में मुझे ऑब्जर्व कर लिया। वो क्यूरियस थी कि आखिर द सी जैसा खूबसूरत डिजाइन बनाने वाला इंसान कैसा होगा। उसने मेरे काम की बहुत तारीफ की थी और कई बार रिजेक्ट होने के बावजूद वो मुझसे मिलना चाहती थी। उसे लगता था कि इतना गहरा काम करने वाला इंसान जरूर बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्ट्रांग होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसी की उम्र का एक साधारण इंसान निकलूंगा। बातचीत शुरू हुई तो मुझे पता चला कि शू जी ना सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि डिजाइन के बारे में उसकी सोच भी बहुत यूनिक है। हम द सी की क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब से ठुड्डी पर हाथ रखकर मुझे देख रही थी। कभी उसकी नजरों में अप्रिशिएशन होता तो कभी वो ऐसे आइडियाज देती जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते। धीरे धीरे वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। दोपहर से शाम हो गई। मैंने घड़ी देखी और जल्दी से उठकर कहा कि मुझे जाना होगा। यू जी को लगा शायद मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए उसने खुद मुझे छोड़ने का ऑफर दिया। जब उसकी कार किंडरगार्टन के सामने रुकी और उसने मेरी गोद में एनएन को देखा, तब उसे समझ आया कि मैं इतनी जल्दी में क्यों था। मैं अपनी बेटी को लेने आया था। शू जी को लगा था कि एक फेमस डिजाइनर शायद दुनिया से अलग रहता होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि द सी का क्रिएटर एक साधारण इंसान है जो एक छोटी बच्ची की देखभाल करता है। उस पल उसके दिल में हल्का सा अफसोस भी आया कि शायद मैं पहले से मैरिड हूँ, लेकिन ये सोचते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। पहली बार मिलने पर ऐसा एहसास क्यों हुआ ये वो खुद नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। कार से उतरकर एनएन के पास आई। मैंने उसे इंट्रोड्यूस कराया। एनएन क्यूरियोसिटी से उसे देख रही थी और अचानक बोली, डैड क्या ये मेरी नई मॉम है? मैं शर्म से पानी पानी हो गया। जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन शू जी मुस्कुराई, झुककर एनएन से प्यार से मिली और फिर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ गई। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था और उन दोनों को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हो रहा हो, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को रियलिटी में वापस खींच लिया। मैं एक डिवोर्स्ड और डिसेबल्ड आदमी हूँ। शू जी जैसी लड़की के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं। जब हम छोटे से आंगन में लौटे, शू जी अनान के साथ खेलने लगी और मैं किचन में खाना बनाने लगा। बाहर उन्हें साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक यंग कपल अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा हो, और मुझे लगा कि शायद एनन भी शू जी को पसंद करने लगी है। रात काफी देर तक हम जागते रहे। फाइनली मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला और मैंने एनन की दुख भरी कहानी उसे बताई। ये सुनकर शू जी बहुत इमोशनल हो गई और मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। उसने धीरे से पूछा, अगर तुम शादी नहीं करते तो तुम एनन को लीगली अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, फिर आगे क्या करोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं लगभग जवाब देने ही वाला था, लेकिन रुक गया। शू जी ने भी कुछ महसूस किया। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने नजरें हटा ली। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। हम अभी अभी मिले हैं, फिर मैं उससे ऐसी उम्मीद क्यों कर रहा हूँ? कुछ बातें हम दोनों के बीच बिना कहे ही समझ में आ गईं। समुद्र की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा में शू जी के बाल लहराते हुए एक अलग ही एहसास दे रहे थे। वह बिल्कुल एक नाइट एल्फ की तरह की। हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं शू जी गलत समझ न ले, इसलिए मैं जल्दी से उठकर वहां से चला गया। पीछे से शू जी मुझे भागते हुए देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह हम दोनों ने साथ में अनान को किंडरगार्टन छोड़ा। अनान
अनान की नजरें बार बार हम दोनों पर जा रही थी, जिससे मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मैंने हल्की खांसी करके शू जी को सिग्नल देने की कोशिश की कि वह ज्यादा ओवर ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराजा नहीं हुआ और प्यार से अनन के सिर पर हाथ फेर दिया। उसका मूड काफी अच्छा लग रहा था। घर लौटते समय माहौल थोड़ा अजीब था, क्योंकि ये कल वाले कैफे जैसा कंफर्टेबल नहीं था। जू जी 2 दिन तक हमारे छोटे से यार्ड में रुका और फिर चला गया। जिस दिन वह जा रहा था मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन मैं जानता था कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, इसलिए मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी। उसके जाने के बाद अनान बहुत उदास हो गया और मुझसे पूछा क्या आंट फिर से मुझसे मिलने आएंगी। मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसके दिल को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने बस सिर हिलाकर कहा हाँ शायद कल, जबकि अंदर से मुझे पता था कि शायद वह कभी वापस नहीं आएगी। जिंदगी धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगी, लेकिन अडॉप्शन डेडलाइन में सिर्फ आधा महीना बचा था। मुझे जल्दी से शादी करनी थी, वरना अनन को ऑर्फनेज भेज दिया जाता, जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने फिर से ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू किया, लेकिन लोग मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देते, क्योंकि मैं एक डिसेबल्ड इंसान था और ऊपर से मेरी हालत भी अच्छी नहीं थी। एक दिन मैं हमेशा की तरह अनान को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी दरवाजा खोलते ही सामने सुमैन गयाओ और उसकी बेटी खड़ी थी। 1 महीने बाद वे फिर से इस सीसाइड टाउन में आई थी, लेकिन इस बार उनकी सोच पहले से काफी बदली हुई थी। लेकिन मेरे लिए उनके लिए सिर्फ इनडिफरेंस और डिसलाइक ही बचा था। सू मेंगयाओ का ठंडा एटीट्यूड अब थोड़ा नरम पड़ गया था, उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। याया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा डैड मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैं मुड़कर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि सू मेंगयाओ ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर कहा गु हुआई क्या हम बात कर सकते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अंदर उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। पिछले साल की तकलीफों ने मुझे सिखा दिया था कि अब मुझे खुद से प्यार करना है, चाहे सू मेंगयाओ कुछ भी कहे। मैं अब वापस नहीं जा सकता था, मैं उन्हें छोड़कर आगे बढ़ चुका था। मैंने समय देखा, मुझे किसी को लेने जाना था। तभी सुमैन गयाओ ने धीमी आवाज में कहा पिछली बार मैंने ठीक से सोचा नहीं, ये जगह बहुत अच्छी है, घर भी बहुत वार्म है, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल ठंडा लगने लगा है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बोली मैंने तुम्हें कभी स्लेव नहीं समझा, बस तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाई। तुम्हें बार बार हर्ट किया, लेकिन अब समझ आया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने सॉन्ग यीचेन से रिश्ता खत्म कर दिया है और याया को भी सिखाया है कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। गु हुआई हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, प्लीज वापस आ जाओ, हम दोनों को तुम्हारी जरूरत है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में 10 साल पुरानी यादें घूमने लगी, जब हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैं एक छोटे से सी साइड टाउन का लड़का था, जबकि सुमेन ग्याओ एक रिच फैमिली की बेटी थी। उसके साथ सॉन गीचेन जैसा परफेक्ट बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन एक बार उसने मेरी मदद की और मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। फिर ग्रेजुएशन के बाद उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, उसे छोड़ दिया गया और वह डिप्रेशन में चली गई। उस समय मैंने बिना सोचे उसके साथ रहने का फैसला किया। मैंने अपनी अच्छी जॉब ऑफर तक छोड़ दी और 2 साल तक उसकी केयर की। मैंने उसके लिए हर स्ट्रगल झेला, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खुद को तकलीफ दी, डेट्स चुकाए, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की सेविंग्स भी खर्च कर दी। आखिरकार वह मुझसे शादी करने के लिए मान गई, लेकिन मैं जानता था कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। फिर भी मुझे लगा कि मैं अपने प्यार से उसे बदल दूंगा। लेकिन 7 साल का रिश्ता और 5 साल की शादी के बाद मैं पूरी तरह टूट गया। मुझे बार बार हर्ट किया गया, मैं 2 बार मौत के करीब पहुंच गया और इस सब की वजह मेरे सामने खड़ी वही इंसान थी। मैंने अपने अतीत को याद करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ दर्द देता था। मैं सोच रहा था कि डिवोर्स के बाद मुझे शांति मिलेगी, लेकिन सू मेंगयाओ मुझे अब भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरा शरीर कांपने लगा, मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। उसने घबराकर पूछा गु हुआई क्या हुआ। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा मुझे मत छुओ, ये सब डिस्गस्टिंग है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था कि मैं उससे नफरत करता हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा ये उसने कभी सोचा नहीं था। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा दूर हो जाओ। मेरी आवाज सुनकर सू मेंगयाओ घबरा गई। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था, जैसे अतीत की सारी तकलीफें फिर से सामने आ गई हों। मैंने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारे पास आते ही मुझे डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर से पास्ट में जा सकते हैं? सू मेंगयाओ अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉन्शियस बचा है तो क्या तुम्हें याद है कि मैंने सू फैमिली के लिए क्या क्या किया था? प्लीज मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं खुद को तुमसे नफरत करने से रोक नहीं पाऊंगा। गेट आउट। मेरी बात सुनकर सू मेंगयाओ लगातार सिर हिलाती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। वह कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेरा कोल्ड फेस देखा तो उसके अंदर की सारी होप एकदम टूट गई। मैं वहां से चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ढलते हुए सनसेट में मेरी परछाई लंबी होती जा रही थी और सू मेंगयाओ वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसने पहली बार मेरे टूटे हुए इनर वर्ल्ड को देखा। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था, मैं पूरी तरह टूट चुका था। वह दर्द से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे सच में रिग्रेट हो रहा था। वह चाहती थी कि अपनी लाइफ देकर भी सब ठीक कर दे, लेकिन मैंने उसे कोई चांस ही नहीं दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उस समय मैं कितना डेस्परेट था। वो दर्द कितना गहरा था, जैसे सीधा सोल तक उतर गया हो, जैसे इंसान हेल में गिर गया हो। इसी बीच शू जी ने अनान का बर्थडे सेलिब्रेट करने की इच्छा जताई। मुझे खुद भी ये अनएक्सपेक्टेड लगा, लेकिन मैं खुश था। शायद शू जी ने कुछ फील किया था, इसलिए टाउन छोड़कर जाना ही उसके लिए क्लियर डिसीजन था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि ये सब नेचुरल लगा। आखिर मैं एक डिवोर्स्ड और डिसेबल्ड इंसान था। मेरे साथ अनान भी थी। मेरे जैसे आदमी को कौन एक्सेप्ट करेगा? घर लौटते समय अनान बहुत
बहुत खुश थी। उसके छोटे छोटे हाथ हम दोनों के हाथ पकड़े हुए थे और वह नर्सरी राइम गुनगुना रही थी। उसकी खुशी देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं पता था कि ये खुशी कितने समय तक रहेगी। आनान मेरे अंधेरे जीवन की एकमात्र लाइट थी और अब वह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन इतने कम समय में किसी से शादी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। रात को जब अनान सो गई, मैं अकेला यार्ड में बैठा था और शांत आसमान को देख रहा था। मैंने सोचा, अगर मैंने अनान को खो दिया तो शायद मैं जी ही नहीं पाऊंगा। तभी मुझे याद आया कि रेस्टोरेंट में सू मैन ग्याओ और उसकी बेटी फिर से दिखी थी। मैंने जानबूझकर उन्हें इग्नोर किया था ताकि अनन का बर्थडे खराब ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी साफ कर दिया था कि मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से मैं उस हेल से बाहर निकला था और अब वे मुझे फिर उसी अंधेरे में धकेलना चाहती थी। उनके बारे में सोचते ही मेरा मन हैवी हो गया। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बेड पर बैठा था, सोच रहा था कि अब मेरे पास कोई बड़ा गोल नहीं है। मुझे बस अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, बिना किसी प्रेशर के। तभी अचानक शूजी मेरे पास आई और पूछा, अनान बहुत अच्छी बच्ची है, क्या तुम उसकी कस्टडी छोड़ दोगे? मैंने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे आदमी से कौन शादी करेगा? तभी शूजी ने कहा, मैं करूंगी। पहले तो मुझे लगा मैंने गलत सुना, लेकिन जब समझ आया तो मैं शॉक में बैठ गया। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा? वह मुस्कुराई और बोली, डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं सिर्फ नहीं चाहती कि अनान ऑर्फनेज जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारे जैसी परफेक्ट वुमन के बारे में मैं कुछ और सोच भी नहीं सकता, लेकिन डोंट वरी, जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट होगा मैं तुरंत डिवोर्स दे दूंगा। मैंने सिंसेरिटी से उसे थैंक यू कहा, क्योंकि मुझे पता था कि वह कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है। ये एक वुमन की रेपुटेशन का सवाल था। अगले दिन हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए और अडॉप्शन प्रोसेस पूरा किया। सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। मेरे चेहरे पर काफी समय बाद स्माइल आई थी। मैं जल्दी से अनान को ये गुड न्यूज देना चाहता था। उस रात हम तीनों ने साथ में डिनर किया और बहुत खुश थे। मैंने प्लान किया कि अगले दिन शूजी से डिवोर्स की बात करूंगा, लेकिन उसे अचानक कोई कॉल आया और वह जल्दी में चली गई। डिवोर्स पोस्टपोन हो गया। मैं सोच में पड़ गया। एक ही साल में मैंने डिवोर्स भी किया और फिर शादी भी। सब कुछ कितना स्ट्रेंज था। एक पल के लिए मेरे मन में आया, अगर शूजी डिवोर्स ना करे और हम ऐसे ही फैमिली बनकर रहे तो शायद ये लाइफ बुरी नहीं होगी। लेकिन मैंने तुरंत उस थॉट को हटा दिया। मुझे लगा मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहता था। समय बीतता गया। मैंने आनंद को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया और मेरी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल हो गई। लेकिन शू जी के जाने के बाद उसने कभी कांटेक्ट नहीं किया। आनंद जब उसके बारे में पूछती तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। आधा साल बीत गया। आनंद अब पहले से थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी स्माइल पहले से भी ज्यादा क्यूट थी। सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही थी। सू मेंग्याओ और उसकी माँ ने सामने वाले स्ट्रीट में 2 छोटे घर खरीद लिए थे। हालांकि सू मेंग्याओ को पता था कि मैं उससे नफरत करता हूँ, इसीलिए वह मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन याया बदल चुकी थी। उसे अपनी गलतियां समझ आ गई थी। वह चुपचाप यार्ड में आकर बैठती, छोटा स्टूल लेकर होमवर्क करती। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि आखिर वह मेरी ही बेटी थी। इसलिए मैंने उसे आने जाने दिया। याया के इस चेंज ने मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। लग रहा था कि पिछले 6 महीनों में सू मेंग्याओ ने उसकी अपब्रिंगिंग पर काफी ध्यान दिया है। अब वह पहले की तरह एरोगेंट नहीं रही थी, ना ही मुझे डिसेबल्ड कहकर इंसल्ट करती थी। कई बार याया ने मुझे डैड कहने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए उसने धीरे धीरे पुकारना ही बंद कर दिया। तब से सू मेंग्याओ रोज अपनी बेटी को मेरे यार्ड में छोड़कर खुद काम पर चली जाती थी। मैं देखता था कि याया बिल्कुल शांत और ओबीडियंट रहती थी और मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं इमोशंस जागने लगे थे। आखिर वो मेरी ही बेटी थी। समय ऐसे ही बीतता गया। 1 महीना गुजर गया। याया हर दिन यार्ड में बैठती और मुझे अनान के साथ देखती। जब भी वह मुझे किसी और बच्चे को प्यार देते देखती तो उसके अंदर जेलसी और दर्द दोनों आते थे। वह मुझे हग करना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की बात याद करके खुद को रोक लेती थी। जब तक उसे मेरी फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी वह कुछ नहीं करेगी। एक शाम मैंने खाना बनाया और अन को खाने के लिए बुलाया। याया हमेशा की तरह अपना बैग उठाकर जाने लगी। पहले भी ऐसा ही होता था और मैं उसे कभी नहीं रोकता था। वह सामने वाले घर जाकर खिड़की के पास बैठती और देखती कि उसका अपना फादर किसी और बच्चे को प्यार दे रहा है। वह रोती, जिद करती और फिर धीरे धीरे चुप हो जाती। इतनी छोटी उम्र में भी वह प्यार के लिए तरस रही थी। उसका पिता उसके सामने था, लेकिन फिर भी जैसे एक स्ट्रेंजर हो। इस बार मैंने उसे रोककर पूछा, क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहती हो? याया कुछ देर तक हेजिटेट करती रही, फिर खुशी से टेबल लगाने लगी। उसने छोटा सा बाउल उठाया और खाने को देखने लगी। पहले वह यही खाना नफरत से मेरे ऊपर फेंक देती थी, लेकिन आज लगभग 1 साल बाद उसने अपने फादर के हाथ का खाना टेस्ट किया। वह चुपचाप सिर झुकाकर रोने लगी। आधे साल का इंतजार और आखिरकार उसे अपने पिता के घर में बैठकर एक प्लेट गरम खाना खाने का मौका मिला। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, याया शायद मैं तुम्हें वैसे प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा जैसे दूसरे फादर्स देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। होप तुम समझ पाओ। ये सुनकर याया जोर जोर से रोने लगी और बोली, मुझे पता है पहले आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। मैं डिजर्व करती हूँ ये सब। डैड, क्या मैं आगे भी यहाँ आकर खाना खा सकती हूँ? मुझे आपका खाना बहुत याद आता है। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं बाहर यार्ड में ही बैठ जाऊंगी। मैंने फ्रिज से केक निकाला और उसके सामने रख दिया। याया,
कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखने लगी। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। ये सुनते ही वह खुद को रोक नहीं पाई और मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मैं एक पल के लिए हेजिटेट हुआ, उसे दूर करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं याया से नफरत नहीं कर सकता, वह अब भी बहुत छोटी है, वह बस एक टूल थी जिसके जरिए मुझे हर्ट किया गया। मैं उसे फॉरगिव कर सकता हूँ, लेकिन सुमेनगाओ के लिए मेरे अंदर वैसी सॉफ्टनेस नहीं थी। मुझे पता था कि वह यार्ड के बाहर खड़ी है। कुछ देर बाद सुमेनगाओ अंदर आई और धीरे से बोली, क्या हम बात कर सकते हैं? वह एक गिल्टी बच्चे की तरह खड़ी थी। 6 महीनों बाद हम इतने करीब खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सालों का फासला हो। वह बोली, तुम क्या चाहते हो? मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह सुनकर वह एक पल के लिए खुश हुई, लेकिन मैंने आगे कहा, अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर जैसी हो। मैंने साफ कहा, मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को रेडी था, लेकिन तुमने मुझे बार बार हर्ट किया। मैं 2 बार ऑलमोस्ट मर चुका था और आखिर में सब छोड़कर चला गया। शुरू में मुझे तुमसे बहुत नफरत थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये सब मेरी चॉइस थी। मैंने ही तुम्हें ब्लाइंडली प्यार किया, लाइक अ मॉथ टू अ फ्लेम। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारा इंतजार बेकार है, गिव अप कर दो, ये वर्थ इट नहीं है। मेरी हर बात उसके दिल को तोड़ रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैंने तुम्हारा प्यार देखा है और अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, हर दिन तुम्हें याद करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी पेन क्यों ना हो। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। गू हुआई, अब मुझे समझ आया है कि तुम्हारा प्यार कैसा था। मैं पागल हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, मैं बस वेट करूंगी। मैंने उसकी आंखों में वो स्टबर्ननेस देखी और समझ गया कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, लेकिन मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। लेट लव इज वर्स देन नथिंग। मेरे दिल के घाव इतने गहरे थे कि अब बस मैं अनान के साथ धीरे धीरे खुद को हील करना चाहता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और यार्ड के अंदर चला गया। मैंने तय कर लिया, अगर सुमेंग्याओ नहीं बदली तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा हमेशा के लिए। उस दिन के बाद सुमेंग्याओ ने अपना वादा निभाया। वह मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी, बस चुपचाप इंतजार करती रही। 1 महीने बाद मैं उसकी प्रेजेंस का आदी हो गया। जब भी वह याया को छोड़ने आती, मैं उसे बस एक नॉर्मल नेबर की तरह ग्रीट करता, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं अपने काम में बिजी रहता और साथ ही दोनों बच्चों का ध्यान रखता। धीरे धीरे अनान और याया के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। याया अब पहले जैसी जिद्दी और एरोगेंट नहीं रही थी, बल्कि अब वह केयरिंग और समझदार बन चुकी थी। वह जब भी यार्ड में आती हमेशा बहुत केयरफुल और समझदार रहती थी। याया अब काफी सेंसिबल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अनन की तरह प्यार नहीं कर पा रहा था। याया भी ये बात समझती थी, इसलिए उसने कभी मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया। उसकी बस एक ही विश थी कि मैं उसे अपने पास आने से मना न करूं। उधर शूजी को गए आधे साल से ज्यादा हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कभी कभी वह मेरे दिमाग में आ जाती थी, लेकिन मैं सोचता था कि टाइम के साथ सब फेड हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग वर्ल्ड से थे। शूजी क्लियरली एक रिच बैकग्राउंड से थी, शायद सुमेनग्याओ से भी ज्यादा पावरफुल। अब मैं उस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होता था, बस ऐसा लगता था जैसे वह कभी मेरी लाइफ में आई ही नहीं। एक दिन हमेशा की तरह मैंने अनन को सुलाया और याया को उसके घर छोड़ने गया। पहली बार था जब मैंने खुद उसे छोड़ने का फैसला किया। दरवाजे पर पहुंचकर याया रुक गई। उसने धीरे से कहा, डैड बाय। फिर उसने उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखा और पूछा, क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ? मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन मना नहीं कर पाया। याया ने मुझे कस कर गले लगाया। उसके छोटे छोटे कंधे कांप रहे थे, वो खुशी के आंसू रो रही। मैं उसे अंदर छोड़कर वापस अपने यार्ड की तरफ लौटा। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से एक फेमिलियर आवाज आई, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं ठिठक गया और पीछे मुड़ा। वहां चूजी खड़ी थी, एक बड़ा सूटकेस ले हुए, और मुस्कुरा रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे? मैं एकदम से नर्वस हो गया और जल्दी से आगे बढ़कर कहा, अंदर आओ। हम दोनों यार्ड में आए और हल्की सी हंसी गूंज उठी। सामने वाले घर की बैल्कनी से सुमेंग्याओ हमें देख रही थी। याया ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम दुखी मत हो, आपके पास अभी भी मैं हूँ। सुमेंग्याओ के दिल में पछतावा और दर्द भर गया। रात को वह दूसरी मंजिल के कमरे से हमें देखती रही। मेरी चेहरे की वो स्माइल जो उसे कभी नहीं मिली, आज किसी और के लिए थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल टूट चुका था। उधर मैं और जुजी ये यार्ड में बैठे थे। माहौल थोड़ा शांत था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम डिवोर्स के लिए वापस आई हो? उसने पलटकर पूछा, क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? मैं एक पल के लिए चुप हो गया और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत डिले कर दिया। तुम डिजर्व करती हो कि अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। शू जिया ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं इन 6 महीनों में क्या कर रही थी? मैं पूछना तो चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा, मैं यूरोप गई थी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने, ताकि मुझे इनाफ पावर मिल सके और कोई भी मेरे मैरिज डिसीजंस में इंटरफेयर ना कर सके। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपनी शादी का फैसला खुद कर सकती हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हो? उस पल मुझे सब समझ आ गया। ये उसका कन्फेशन था, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। जू जी मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर गू, आगे की लाइफ में मेरा
गाइड बनोगे? मेरी आंखें नम हो गईं। वो प्यार जो कभी बुझ चुका था फिर से जल उठा। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और हम दोनों की परछाइयां धीरे धीरे करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो गया हो। हमने ऑफिशियली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद सुमेंग्या इस टाउन को छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। याया ने मुझे बताया कि उसकी मॉम इसलिए चली गई क्योंकि वह हम दोनों को साथ देखकर जेलसी से टूट रही थी और उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। ये सुनकर मुझे कोई खास फीलिंग नहीं हुई क्योंकि अब सू मेंग्याओ सिर्फ एक पास्ट बन चुकी थी। मैंने उसे दिल से निकाल दिया था। सच तो ये था कि ये एंडिंग पहले से तय थी, बस उसने एक्सेप्ट करने में देर कर दी। अब मैं और शू जी साथ में समुद्र किनारे चलते थे। सनसेट की गोल्डन लाइट हम पर पड़ती थी और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने फाइनली सही इंसान को पा लिया है। अब पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। समुद्र के सामने खड़े होकर जहाँ ठंडी हवा चल रही थी और फूल खिल रहे थे, वहीं मेरी कहानी एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंच गई।